हेलो एवरीवन, मैं हूं सीए सौरभ सिंह बघेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी पीजीटी एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। लेकिन ये क्वेश्चन चाहे आप यूके ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप लेखा लिपिक का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप असिस्टेंट अकाउंटेंट का कर रहे हो, चाहे आप यूपी पीजीटी का कर रहे हो, टीजीटी का कर रहे हो, या फिर आप केवीएस पीजीटी का कर रहे हो या फिर डी ट्रिपल एस बी पीजीटी का कर रहे हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं, शुरू करते हैं सर वीडियो। पहला क्वेश्चन है, अधिकार अंशों का अर्थ उन अंशों से है। राइट शेयर्स मीन दो शेयर्स विच आर issued to directors, offered to existing shareholders, offered to existing debenture holders या issued to creditors of the company। देखो, राइट शेयर का कंसेप्ट है ना, ये कंपनीज एक्ट में सेक्शन 62 है। कंपनीज एक्ट के सेक्शन 62 में बताया गया है कि कोई भी कंपनी जब शेयर इशू करेगी ना, तो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, यानी जो उसके वर्तमान शेयर होल्डर्स हैं, पहले उनको मौका देगी शेयर को खरीदने के लिए। ठीक है, और अगर वो शेयर नहीं खरीदते हैं तो फिर वो शेयर क्या कर दिए जाएंगे, मार्केट में इशू कर दिए जाएंगे। जरूर, जाहिर सी बात है, उन जितना शेयर उनके पास है उनके अनुपात में मौका दिया जाएगा। तो राइट शेयर का मतलब ये होता है ऑफर्ड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, यानी मौजूदा अंशधारकों को दी गई पेशकश। ठीक है, अगला, डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो किसका परीक्षण करता है? प्रॉफिटेबिलिटी का, सॉल्वेंसी का, लिक्विडिटी का, या फिर मैनेजेरियल एफिशिएंसी का। तो देखो, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए नेट प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ये सारी चीजें आती हैं। सॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेट पेइंग कैपेसिटी, यानी दीर्घ अवधि में अपने ऋणों को भुगतान करने की क्षमता, उसको बोलते हैं सॉल्वेंसी। और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को चुकाने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? लिक्विडिटी कहते हैं। तो डेट इक्विटी रेशियो, यहां पर हम लॉन्ग टर्म डेट और इक्विटी लेते हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। On the dissolution of the firm, the assets of firms are transferred to realization account। देखो, जब फर्म बंद हो गई, पार्टनर्स के बीच में सारे रिश्ते नाते खत्म हो गए, सारे संबंध टूट गए। ठीक है, तो क्या किया जाता है? फर्म की एसेट्स और लाइबिलिटीज को कहां ट्रांसफर किया जाता है? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, ताकि एसेट्स को बेचा जा सके और बेच करके लाइबिलिटीज का पैसा चुकाया जा सके। तो जो एसेट्स और लाइबिलिटीज होती हैं उनको ट्रांसफर किया जाता है रियलाइजेशन अकाउंट में बुक वैल्यू पर। किस वैल्यू पर? बुक वैल्यू पर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। आपसे एक सवाल है कि नेचर ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट क्या है? नेचर ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, ऑप्शन ए, यानी वसूली खाते की प्रकृति क्या है? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, या फिर नन ऑफ द अबव। कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइएगा। व्यक्तिगत खाते, वास्तविक खाते, नाम मात्र के खाते, या इनमें से कोई नहीं। वसूली खाते का नेचर बताना है। अगला, हैवी इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग टू इंट्रोड्यूस अ प्रोडक्ट इज क्लासिफाइड। हम नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे थे। अब नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे थे तो हमने कटरीना कैफ को बुलाया इनॉग्रेशन के लिए। 5 करोड़ रुपए उन्होंने ले लिए, और भाई उनके स्वागत के लिए 5 करोड़ खर्चे करने पड़ गए। भाई वो नॉर्मल तो आए नहीं। ठीक है, उनके टिकट वगैरह सब सारी चीजें करानी पड़ी। तो बताओ, इतना सारा खर्चा हो गया 10 करोड़ का नया प्रोडक्ट। ये खर्चे को हम क्या बोले? कैपिटल एक्सपेंडिचर बोले। देखो, आपको पता है कि सर कैपिटल एक्सपेंडिचर से 2 शर्तें हैं। एक तो आपका एसेट बनना चाहिए, और दूसरा उसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म में मिलना चाहिए। तो भाई एक बात बताओ, कटरीना कैफ आई तो उससे हमारी कोई एसेट नहीं बनी। ठीक है, दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब है कि कोई आपको फायदा उसी साल तक में मिलेगा। लेकिन एडवर्टीजमेंट, जब आप हेवी एडवर्टीजमेंट करते हैं तो उसका फायदा आपको 1 साल से अधिक के लिए भी मिल सकता है। ठीक है, डीम्ड लाइबिलिटी ऐसा कुछ होता नहीं।
एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो है तो रेवेन्यू के, लेकिन इनका नेचर के है तो रेवेन्यू नेचर के, लेकिन रेवेन्यू नेचर के क्यों? क्योंकि इनसे कोई एसेट्स नहीं बनी, किसी संपत्ति का निर्माण नहीं हुआ, लेकिन इनका फायदा आपको एक अकाउंटिंग पीरियड से अधिक के लिए मिलेगा, इसलिए हम क्या कहते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला, द assumption that anticipate no profit and provide for all losses। ये कहते हैं, एक assumption है अकाउंटिंग में कि भैया एक प्रिंसिपल चलता है। क्या प्रिंसिपल है? कि अगर फ्यूचर में प्रॉफिट दिखे तो उसके बारे में ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर फ्यूचर में लॉस दिखे ना तो पहले से ही रोना गाना शुरू कर दो। मतलब दूर की खुशियों का जश्न अभी मत मनाओ, लेकिन दूर के गमों का क्या बोलते हैं? शोक अभी मना लो। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रूडेंट होना, कंजर्वेटिव होना, प्रूडेंट होना। ठीक है। कंसिस्टेंसी के क्या होता है? कंसिस्टेंसी में आपको बोला जाता है कि अगर जो मान लीजिए आप डेप्रिसिएशन का मेथड एक साल स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो अगले साल भी वही मेथड फॉलो करिए। हर साल मेथड बदलिए नहीं कि इस साल आपको बोल रहे हैं एसएलएम में मजा आ रहा है, अगले साल डब्ल्यूडीवी में मजा आ रहा है, फिर बोला एक साल आपने फीफो मेथड से स्टॉक वैल्यू किया, फिर बोले नहीं यार मजा नहीं आ रहा है, लीफो से कर लेते हैं। मटेरियलिटी का मतलब है कि भाई आपको मटेरियल चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। मतलब कोई करोड़पति आदमी है, उसका 1 रुपए गुम जाए तो क्या वो परेशान होगा? नहीं, क्योंकि उसके लिए वो इमटेरियल है। और कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर यानी सारी बात बताइए, ठीक है ना, कोई भी राज छुपा नहीं होना चाहिए। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ऑल मटेरियल थिंग्स शुड बी डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है। अगला, पार्टनरशिप में कम टू एन एंड ड्यू टू। पार्टनरशिप समाप्त हो सकती है किसके कारण? साझेदार की मौत के कारण। साझेदार दिवालिया हो गया। दिवालिया उस सिचुएशन को कहते हैं जब पार्टनर अपने दायित्वों का भुगतान कर पाने में सक्षम नहीं है और कोर्ट ने उसको बोल दिया है कि भाई ये इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया। कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर या उपरोक्त सभी। देखो सिंपल सी बात है, साझेदार की मौत हो गई, पार्टनरशिप टूट जाएगी। साझेदार दिवालिया हो गया। भाई दिवालिया जो हो गया वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, और पार्टनरशिप भी क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। सभी साझेदार चाहते हैं कि भैया धंधा बंद करो, समाप्त करो, उपयुक्त सभी। तो इसका क्या होगा? डी। अगला, अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज नोन एज। लेखांकन की अक्रूवल प्रणाली यानी उपार्जन प्रणाली किस रूप से जानते हैं? कैश सिस्टम, मर्केंटाइल सिस्टम, रेसिप्ट सिस्टम या गवर्नमेंट सिस्टम? तो इसका सही जवाब है मर्केंटाइल सिस्टम। इसको व्यापारिक प्रणाली भी कहते हैं। ठीक है, मर्केंटाइल सिस्टम। अगला, एज पर सेबी गाइडलाइंस ऑन इशू ऑफ शेयर्स द एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस देन। देखो बोला क्या जाता है, शेयर हम इशू करते हैं, तो शेयर इशू करते हैं तो हम लोगों को कहते हैं कि हे लोगों, तुम हमारे शेयर के लिए अप्लाई करो, और जब अप्लाई करना तो एप्लीकेशन के साथ पैसे भेजना है, एप्लीकेशन के साथ चिट्ठी में पैसे भर के भेजना। तो कितना देना है? ठीक है, 10% ऑफ नॉमिनल वैल्यू सेबी के हिसाब से, सेबी, ठीक है, 25% ऑफ नॉमिनल वैल्यू, 25% ऑफ इशू प्राइस या 10% ऑफ इशू प्राइस। क्या होगा इसका जवाब? देखो नॉमिनल वैल्यू और आपका इशू प्राइस में क्या डिफरेंस है, इसको देखिए। मतलब मान लीजिए हमारा शेयर है, कंपनी का एक शेयर है और उसकी कीमत 100 रुपए है। ठीक है, कंपनी के शेयर की कीमत 100 रुपए है, तो इसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू। अब कंपनी इस शेयर को 3 कंडीशंस होती हैं, आपको पता ही होगा। एक होता है पार, एक होता है डिस्काउंट और एक होता है प्रीमियम। पार का मतलब होता है सम मूल्य पर, 100 वाला आइटम 100 रुपए में। डिस्काउंट का मतलब होता है 100 वाला आइटम 100 से कम में, यानी मान लो 90 में। और प्रीमियम का मतलब होता है 100 वाला आइटम 100 से ज्यादा में, तो मान लो यहाँ पर 115 रुपए में इशू किया।
तो ये जो इशू किया हमने ये है इशू प्राइस। ठीक है, अब आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं कि क्या कोई कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू कर सकती है? आप कमेंट करके बताइएगा, हालांकि आई थिंक इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल भी है आगे, तो वहां पर आपको जवाब मिल जाएगा। तो देख, ये हो गया इशू प्राइस और ये हो गया आपका फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। तो एज पर सेबी गाइडलाइंस, सेबी के हिसाब से आपके जो एप्लीकेशन मनी है वो मिनिमम 25% होना चाहिए ऑफ इशू प्राइस। यानी आप जितने रुपए में शेयर इशू कर रहे हैं आपको एप्लीकेशन पे कम से कम 25% मांगना पड़ेगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले पे चलते हैं। द बैड डेट्स दैट हैव बीन रिटन ऑफ, बैड डेट जिनको हमने राइट ऑफ कर दिया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, हमने मान लिया था कि ये पैसा डूब गया है, इफ रिकवर्ड सब्सिक्वेंटली देन दे आर क्रेडिटेड टू। मान लो एक बंदे को हमने उधार बेचा, ठीक है, अब जब से उसने उधार लिया वो गलियां छोड़ के चला गया, मोहल्ला छोड़ के चला गया, शहर छोड़ के चला गया, हमने बहुत उसके इंतजार में क्या मतलब उसकी राहें देखी लेकिन वो आया नहीं, हमने उस डेट को बैड मान लिया और बैड मान करके क्या कर लिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में राइट ऑफ कर दिया, समाप्त कर दिया। एक दिन हम दूसरे शहर में घूम रहे थे, वो हमें अचानक दिखा, हम उसके पीछे दौड़े और उसको पकड़ के हमने जम करके कूटा और कुटाई करते ही उसको याद आ गया और उसने हमें पैसे दे दिए। अब बताइए, बैड डेट रिकवर्ड हो गया तो इसको क्या करेंगे, क्रेडिट कहाँ करेंगे भाई, इसको कहाँ करेंगे क्रेडिट, इसको क्रेडिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, चलिए अगला सवाल। गिवन इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है 3 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यानी पूर्वाधिकार अंश पूंजी 2 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 1 लाख, 8% डिवेंचर 4 लाख, टोटल एसेट्स 10 लाख। पूछा गया है कैपिटल गियरिंग रेशियो क्या होगा। हिंदी में इसको कई जगह लिखा होता है पूंजी दंतीकरण अनुपात। ठीक है, तो कैपिटल गियरिंग रेशियो, अब देखो कैपिटल गियरिंग रेशियो होता क्या है, कैपिटल गियरिंग रेशियो सीजीआर, इसका फॉर्मूला होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, ध्यान रखना, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज, बियरिंग फंड, फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग फंड। देखो इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं ये कंपनी के असली मालिक होते हैं, इनको डिविडेंड मिलता है लेकिन इनका डिविडेंड फिक्स नहीं होता, लेकिन प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं इनको फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है। ये जो नाम के पहले लिखा है ना 7%, मतलब इनको 7% का डिविडेंड मिलेगा। डिवेंचर जो होते हैं ये लोन होते हैं, इस पे हम इंटरेस्ट देते हैं और इसमें भी फिक्स इंटरेस्ट दिया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये देखा जाता है कैपिटल गियरिंग रेशियो में कि शेयर होल्डर्स का कितना पैसा है और कितना ऐसा पैसा है जिसमें कंपनी को फिक्स्ड पेमेंट करना जरूरी है। ठीक है, तो शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, तो 3 लाख प्लस 1 लाख हो गया आपका क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल फंड, और फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग फंड 7% प्रेफरेंस शेयर 1 लाख का, और डिवेंचर्स कितने के हो गए, नहीं सॉरी प्रेफरेंस शेयर्स हैं 2 लाख के और डिवेंचर्स कितने के हो गए, डिवेंचर्स हो गए आपके 4 लाख के, तो 4 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो ये कितना आएगा आपका 0.67.1। इसका मतलब है कंपनी के पास 1 रुपए की अगर फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी है, फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग फंड है, तो कंपनी का 0.67% जो है वो कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स के। अब देखो ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, बेसिकली मान लो एक कंपनी हाईली गियर्ड है, हाईली गियर्ड तब बोलेंगे हम जब फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग फंड बहुत ज्यादा हो और इक्विटी शेयर होल्डर फंड कम हो, जैसे इस केस में है। अब इस केस में रिस्क ये है कि कल को थोड़ा सा कंपनी का प्रॉफिट गड़बड़ हुआ तो यहां पर क्या होगा, कंपनी को अपने रीपेमेंट में बड़ी दिक्कत आ जाएगी। और मान लीजिए ये लोन लेने जा रहे हैं तो पहले से ही ये हाईली गियर्ड है,
पहले से ही इनके पास फिक्स्ड ऑब्लिगेशन बहुत है, तो क्या बैंक इनको लोन देने में इंटरेस्टेड होगा? नहीं होगा, रिलेक्टेंट होगा बैंक। क्यों? क्योंकि हाईली गियर्ड है। और अगर लो गियर्ड होंगे, मतलब इनके पास इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा ज्यादा है और फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग फंड कम है, तो बैंक इनको लोन देंगे आसानी से। अगला, व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बाय। जब शेयर्स को फॉरफिट किया जाता है तो शेयर कैपिटल अकाउंट को किसके द्वारा डेबिट किया जाता है? ठीक है, तो क्या करते हो भाई बताओ शेयर फॉरफीचर के टाइम पर? देखो, जब शेयर फॉरफिट किया जाता है ना, तो जितना पैसा आपने कॉल किया है, क्या किया है, कॉल्ड अप, उसको हम क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं। और शेयर कैपिटल को उसी अमाउंट से क्या करते हैं, डेबिट। तो एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट बाई कॉल्ड अप मनी। कॉल्ड अप मतलब जितना कंपनी ने कॉल किया था। मान लो 100 रुपए का शेयर था और कंपनी ने अभी तक उसमें 80 रुपए मांगा है, तो कंपनी कितना कॉल्ड अप कर चुकी है, 80 रुपए। तो डेबिट कितने से करेंगे, 80 रुपए, और लिखेंगे यहाँ पर टू फॉर फीचर, जितना पैसा मिल चुका है। शेयर फॉर फीचर अकाउंट में उतना अमाउंट लिखेंगे जितना मिल चुका है, तो बाई पेड अप। भाई जितना मिल चुका वही तो फॉरफिट करोगे ना, जो मिला नहीं उसको कैसे फॉरफिट कर लो? हो सकता है कि कंपनी ने 80 मांगा था और उस बंदे ने 60 रुपए दिए अभी तक, इसीलिए तो हम फॉरफिट कर रहे हैं, क्योंकि वो पेमेंट नहीं कर रहा। तो यहाँ पर 80 होगा, यहाँ पर फॉरफिट करेंगे 60, और हो सकता है बाकी 20 रुपए कॉल से नरियर हो। ठीक है, तो ध्यान रखिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा, बी। अगले सवाल, डेटर्स 40,000 के हैं, बिल्स रिसीवेबल 20,000 का है, क्रेडिट सेल्स 2,50,000 का है, सेल्स रिटर्न 10,000 का है, बिल्स पेबल 10,000 का है। एवरेज कलेक्शन पीरियड बताना है आपको कि आप डेटर से कितना, ऑन एन एवरेज कितने टाइम पर आप पैसे कलेक्ट कर लेते हैं। तो देखो भाई, एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज कलेक्शन पीरियड, इसका फॉर्मूला होता है एक, नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स। ठीक है, नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स। ठीक है, तो नेट क्रेडिट सेल्स कितना है भाई, अरे एक मिनट, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, सॉरी। नेट क्रेडिट सेल्स, यहां पर हम डिवाइड करेंगे इसको अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, या जिसको आप डेटर्स टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं, लेकिन अकाउंट्स रिसीवेबल इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि डेटर के साथ बिल्स रिसीवेबल भी है। ठीक है, नेट क्रेडिट सेल्स आप कैलकुलेट कर लेंगे कितना है, 2,50,000 क्रेडिट सेल्स है और सेल्स रिटर्न है 10,000 का, तो ये कितना हो गया, 2,40,000। ठीक है, अब अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो यानी डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है यहाँ पर डेज या मंथ लिखते हैं, 12 मंथ डेज। डेज में मैक्सिमम 360 डेज यूज इस्तेमाल कर लेते हैं, अगर क्वेश्चन में दिया हो नहीं 365 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड 12 महीने, साल में कितने दिन है, और आपका डेटर टर्नओवर रेशियो कितना है।
और डेटर टर्नओवर रेशियो यानी अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कितना है, अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है आपका क्रेडिट सेल्स, मैंने वहां पे इसलिए गलती कर दी थी, क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स। अब यहाँ पर क्रेडिट सेल्स हमें पता है, नेट क्रेडिट सेल्स कितना है 2,40,000। एवरेज अकाउंट ओपनिंग और क्लोजिंग दिया नहीं है तो हमें यही मानना पड़ेगा कि जो दिया है वो एवरेज है, तो 40,000 और 20,000 तो कितना हो गया 60,000। तो एवरेज रिसीवेबल अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कितना आ गया 6 टाइम्स। ये क्या आ गया आपका 6 टाइम्स आ गया। अब क्योंकि मंथ में दिया है तो आप क्या करेंगे, एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या करेंगे 12 मंथ्स डिवाइडेड बाई 6, तो कितना आ जाएगा 2 मंथ्स। इसका सही जवाब हो जाएगा 2 मंथ्स। ठीक है, थोड़ा मेरा कंफ्यूजन हो गया था, एवरेज कलेक्शन पीरियड और एवरेज रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, ये डेटर्स कलेक्शन पीरियड भी आ सकता है, डेटर कलेक्शन पीरियड या डेटर टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला विल रिमेन सेम। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे The portion of uncalled capital that can be called up only on winding up of company is known as, अवांछित नहीं अयाचित होगा यहाँ पर। अयाचित पूंजी का वह हिस्सा जिसे कंपनी के केवल समापन पर बुलाया जा सकता है। देखो, ऑथोराइज कैपिटल वो कैपिटल होती है जिसके साथ कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है। क्या हुआ है, रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण। इशूड कैपिटल वो होती है जो जनता के सामने कंपनी ने इशू कर दी है, जारी कर दी है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है जो जनता ने खरीद ली है, जिसके लिए जनता ने इन्वेस्ट कर दिया है। रिजर्व कैपिटल वो कैपिटल होती है कि जिसके लिए कंपनी ने ये कसम खाई है कि ये कैपिटल हम तभी मंगाएंगे जब कंपनी बंद हो रही होगी, और इसीलिए रिजर्व कैपिटल बनाने के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है, कंपनी को विशेष प्रस्ताव पारित करना होता है। ठीक है, अगला, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और एनी स्टेट लेजिस्लेचर इज कॉल्ड, ऐसी कोई कंपनी जिसे विशेष अधिनियम या राज्य की विधायिका द्वारा निगमित कंपनी को क्या कहा जाता है, जिसके लिए खास कानून बनाया जाए, भाई उस कंपनी को हम क्या कहते हैं, स्टैट्यूटरी कंपनी, संविधिक कंपनी या वैधानिक कंपनी। सरकारी कंपनी कौन होती है जिसपे 51% या उससे अधिक किसका हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल या स्टेट दोनों का हो या कई सारे स्टेट गवर्नमेंट का हो, मतलब जहां पर 51% से अधिक की शेयर होल्डिंग किसकी हो, सरकार की हो। पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो अपने शेयर्स को जनता को इशू कर सकती है, इसमें मिनिमम 7 लोग होने चाहिए और मैक्सिमम इसके जितने शेयर हैं उतने लोग हो सकते हैं। रजिस्टर्ड कंपनी तो सारी कंपनी होती है जिसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। उसके बाद इफ करंट रेशियो इज 2.5, वर्किंग कैपिटल इज 90,000, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ करंट एसेट। तो पहले तो मुझे बताओ जरा करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी। ठीक बात है। अब अगर करंट रेशियो 2.5 है तो इसका मतलब क्या है कि अगर करंट लायबिलिटी, इफ करंट लायबिलिटी इज x, करंट लायबिलिटी इज ax, तो करंट एसेट कितना हो जाएगा 2.5x। यही तो मतलब हुआ भाई, करंट रेशियो का मतलब क्या होता है 2.5 है, इसका मतलब है कि 1 रुपए की करंट लायबिलिटी के लिए कितने रुपए का करंट एसेट है, 2.5 रुपए का। तो अगर करंट लायबिलिटी है x तो ये कितना हो जाएगा 2.x। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। 2.5x माइनस x इक्वल टू 90,000, तो 2.5x माइनस x तो 1.5x आया 90,000। तो x बराबर कितना आ जाएगा 90,000 डिवाइडेड बाई 1.5, तो ये कितना आ गया 60,000। तो करंट लायबिलिटी आ गया 60,000। करंट एसेट्स कितना होगा, करंट एसेट्स है इसका 2.5 टाइम्स, तो 60,000 मल्टीप्लाइड बाई 2.5, तो ये कितना आ गया 1,50,000। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 1,50,000। ठीक है, अगला, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट शेयर्स कैन बी इशूड बाय कंपनी एक्ट। कंपनीज एक्ट के हिसाब से, अभी मैं आगे पीछे आपको बताया था मैंने,
शेयर कंपनी जारी कर सकती है, पार वैल्यू पर जारी कर सकती है, बिल्कुल सही बात है। डिस्काउंट पर नहीं, कभी नहीं, कदापि नहीं। सिर्फ स्वेट इक्विटी शेयर डिस्काउंट पर इशू किए जा सकते हैं। प्रीमियम पर बिल्कुल कर सकती है। पार वैल्यू या प्रीमियम पर, तो इसका सही जवाब होगा दोनों। पार वैल्यू पर भी कर सकती है और प्रीमियम पे भी कर सकती है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? डी। इसीलिए पूरा सवाल पढ़ना बहुत आवश्यक। अगला, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बेसिकली ये बताता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, ये बताता है कि आप साल, मान लो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आया आपका 4 टाइम्स, ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप अपने स्टॉक को साल में 4 बार बेच डालते हैं। आपका स्टॉक 4 बार टर्न हो जाता है, आता है, रखता है, और साल में ऐसा 4 बार होता है कि आपका स्टॉक खाली हो जाता है। तो ये क्या है? आपका एक्टिविटी रेशियो। ये क्या है? एक्टिविटी। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जैसे रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो में डेट इक्विटी रेशियो, और आपका लिक्विडिटी रेशियो में करंट एसेट्स क्विक एसेट्स, मतलब करंट रेशियो क्विक रेशियो, ये चीजें आती हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है? कैपिटल रेसिप्ट, रेवेन्यू रेसिप्ट, पर्सनल रेसिप्ट, करंट लायबिलिटी। तो इसका सही जवाब होगा कैपिटल रेसिप्ट है ये, और इसके कुछ खास उपयोग हैं जो कंपनीज एक्ट में बताए गए। अगला, ऑन 31 March 2019 total debtors are 25,000 and bad debts are 1,000. So if rate of discount on debtor is 2%, the rate of provision for bad debt is 5%, then amount of discount on debtor will be। देखो, डेटर्स हमारे कितने हैं? 25,000। इसमें बैड डेट हो गया हमारा 1,000 का, तो हमारे डेटर्स बचे कितने? 24,000 के। ठीक बात है। अब इस पे कह रहे हैं कि प्रोविजन बना दो संदिग्ध ऋणों के लिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना? एट द रेट 5%। तो इसका 5% कितना होगा? 1,200 रुपए। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 22,800। अब इस पर आपको क्या करना है? डिस्काउंट देना है। डिस्काउंट कितने रेट से? 2%। तो ये कितना होगा आपका? 456 रुपए आएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 456 डिस्काउंट। पहले डेटर्स में बैड डेट घटाना है, फिर प्रोविजन फॉर बैड डेट घटाना है, और फिर जो अमाउंट आएगा उस पर आपको डिस्काउंट देना। ठीक है। अगला, प्रीमियम पेड ऑन ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ पार्टनर इज। देखो, पार्टनर्स कई बार क्या करते हैं कि सारे पार्टनर्स की लाइफ के ऊपर क्या कर दिया जाता है? पॉलिसी ले लेते हैं, ताकि कल को कोई पार्टनर रिटायर हो या उसकी डेथ हो तो फर्म के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन ना पड़े, क्योंकि भाई किसी पार्टनर की डेथ होगी तो उसका सेटलमेंट करना पड़ेगा। तो उसके लिए फर्म क्या करती है? प्रीमियम पे करती है। तो उस प्रीमियम को अगर ये खर्चा मानते हैं, देखो प्रीमियम को 2 चीजें हैं, या तो ये एसेट मान सकते हैं या खर्चा मान सकते हैं। अगर ये खर्चा मानेंगे तो क्या करना है इनको? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको खर्चा मान के क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। और अगर ये क्या करते हैं? एसेट मानते हैं, तो हर साल उसको रिवैल्यू करना पड़ेगा। तो और जो लॉस और फायदा आएगा, सरेंडर वैल्यू हर साल के एंड पे कैलकुलेट करेंगे, जो प्रॉफिट या गेन आएगा, मतलब गेन और लॉस आएगा, उसको पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। इसमें कह रहे हैं कि प्रीमियम पेड ऑन ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, तो इसको आप क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देंगे, खर्चा मानेंगे। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो गया। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। अब मैं आपको अपने कोर्स के बारे में बता देता हूं जरा सा। अगर आप यूके SSC असिस्टेंट अकाउंटेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप यूपी RVNL लेखा लिपिक की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपी PGT की कर रहे हैं, यूपी TGT की कर रहे हैं, यूपी RUVNL असिस्टेंट अकाउंटेंट की कर रहे हैं, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और कोर्स में इनरोल करा सकते हैं, जहां पर आपको सारी चीजें इन डिटेल कराई जाएंगी, वीडियो क्लासेस के थ्रू, नोट्स के थ्रू, क्विजेस के थ्रू। ठीक है, आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो इसको आप जो बाकी दोस्त हैं उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।